चलिए, आप लोग कैसे? आशा करते हैं कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई मस्त चलती होगी। और आपको विदित है कि हम आपके लिए लगातार क्रमशः पर डे प्रयास कर रहे हैं कि एमपी आबकारी आरक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी हेतु 2023 में एग्जाम हुआ था, जिसके प्रश्नों के माध्यम से अब पीवाई के प्रश्न, जहाँ पर मैथ्स की वीडियो, रीजनिंग की वीडियो पर डे कवर नहीं हो पा रहा है, लेकिन हमने बहुत वीडियो कवर करके रख चुके हैं जहां आप आइडिया लगा पाओ कि एग्जाम का पैटर्न कैसा था मैथ रीजनिंग का। क्योंकि हम एनटीपीसी के प्रश्न पढ़ा रहे हैं, इस कारण समय नहीं मिल पा रहा है। बाकी आप बता दें, जीके जीएस और साइंस पर डे अल्टरनेट कवर हो रहे हैं और बढ़िया तरीके से पढ़ाया जा रहा है। और 100% गारंटी है कि आप इन भर्ती परीक्षाओं में के अलावा अन्य भर्ती परीक्षाओं में भी आप इन प्रश्नों का सहारा आपको मिलने वाला है। रही बात, आप एमपी आबकारी आरक्षक 2025-26 PYQ के प्ले लिस्ट में विजिट कर सकते हो। हम आपको बता दें, 20 तारीख से क्रम से 25 तारीख तक, जो फरवरी का महीना है, एग्ज़ाम हुआ था पिछली बार। हर दिन का 3-3 शिफ्टों का वीडियो बना के रखा है, आप जाकर विजिट करें। और आज आप देख पा रहे होंगे कि 26 फरवरी सितंबर पहले का जीके जीएस होगा, फिर इसका साइंस का प्रश्न मिलेगा। तो लास्ट तक बने रहिएगा, आपको एग्ज़ाम का पैटर्न और किस लेवल के प्रश्न आते हैं और आने वाले हैं, आप आइडिया खुद लगा पाओ। पहला प्रश्न, मिस इंडिया सॉरी मिस अर्थ इंडिया 2022 किसे चुना गया था? और आपको बता दें, पेपर 2023 में हुआ था, तो करंट अफेयर है 2022 और अधिकांश तो 22 के ही आए थे। तो याद रखिएगा, आपके पास मिस अर्थ इंडिया 2022 ऑप्शन पहला आपके पास है, वंशिका परमार को चुना गया था। ठीक है, इस प्रकार से आपको अप अप टू डेट जो प्रश्न बनेंगे, आप खुद भी अनुमान लगा सकते हो, आप खुद भी पढ़ लीजिएगा। चलिए, वर्तमान में कौन 2025 में किसे दिया गया है, आप लोग पढ़ लीजिएगा। बाकी हम आपको प्रश्नों से अवगत करा रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं कि एग्जाम पैटर्न कैसा है। नेक्स्ट प्रश्न आपके समक्ष है, निम्नलिखित में से किस समिति का गठन वित्तीय क्षेत्र में सुधार करने के लिए किया गया था? आपको बता दें, हमें समितियों से संबंधित प्रश्न भी हर शिफ्ट में पूछ रहा है। तो समिति जितने भी आपके हैं, याद रखें, भारत में पूरी समिति पढ़ लीजिएगा। और आपके पास आंसर होगा रघुराम राजन समिति। और आपको पता होनी चाहिए, भारत के आरबीआई के गवर्नर रह चुके हैं। ठीक है, याद रखें। तो वही पूछ रहा हमें कि वित्तीय क्षेत्र में सुधार करने हेतु रघुराम राजन समिति बनाया गया था, जो पूर्व आरबीआई के गवर्नर रह चुके हैं। और मुख्य वही थे, क्योंकि इस चक्कर से उनका नाम पड़ गया था क्या, रघुराम राजन समिति। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपके समक्ष आप देख पा रहे होंगे। थर्ड प्रश्न, किस मंत्रालय ने स्मार्ट इंडिया हैकथॉन 2017 का शुभारंभ किया? और आप देख पा रहे होंगे पेपर कितना पीछे, मतलब 2023 का पेपर पूछ 17 का रहा है। और मंत्रालय, किस मंत्रालय का क्या काम है, उसका उद्देश्य क्या है, वह कौन कौन से कार्यक्रम योजना संचालित करता है, ये भी प्रश्न बन रहा है। तो किस मंत्रालय ने पूछ रहा स्मार्ट इंडिया हैकथॉन 2017 का शुभारंभ किया था? तो आपके पास ऑप्शन देख पाएंगे, आपका राइट आंसर होगा क्या, मानव और संसाधन विकास मंत्रालय। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन एंड रिसोर्स डेवलपमेंट जो आपका मंत्रालय है, इसके अधीन या इसने इसकी शुरुआत की थी क्या, स्मार्ट इंडिया हैकथॉन 2017 का। चलिए अगला प्रश्न पर बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक आपको क्रमशः 1 से लगा कि 20 तक मिलेगा, जो आपको जीके जैसे रहेगा। इस तरीके से आपको 35 तक आपको साइंस मिलेगा, जो आपके रहेंगे 15। तो पूरे 35 प्रश्न आपको आने वाले हैं जीके जी साइंस मिला के। बाकी 65 प्रश्न आपको मिलेंगे मैथ्स रीजनिंग के। शगुन पोर्टल, इस प्रकार से हमें पोर्टल का भी प्रश्न पूछ रहा, याद रखें। शगुन पोर्टल खालिस्तान को समर्पित है या किस से संबंधित है, ये पूछ रहा था। याद रखिएगा, जो शगुन पोर्टल है यह आपका सर्व शिक्षा अभियान से संबंधित है। जैसे अभी आएगा, अभी जब सत्र चालू होगा आप स्कूल लेवल का, है कि नहीं, प्राथमिक माध्यमिक और हायर सेकेंडरी स्कूल का, तो आप देखे होंगे स्कूलों में लिखा होता है सर्व शिक्षा अभियान, सबको शिक्षा दिलाना क्या है, अभियान इसका उद्देश्य है। और जो शगुन पोर्टल, याद रखिएगा, इस अभियान का क्या है, पोर्टल है। तो इस प्रकार से जितने पोर्टल आपके पास लॉन्च होते हैं, किससे संबंधित है, उनको उद्देश्य क्या है, ये भी आपको प्रश्न पढ़ना पड़ेगा। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, देख पा रहे हो आप लोग, निम्नलिखित में से किसे 2022 में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, जिसे हम CDS कहते हैं, याद रखें, के रूप में नियुक्त किया गया था? तो आपके पास ऑप्शन होगा लेफ्टिनेंट
जनरल अनिल कुमार चौहान। और रही बात, अगर आपको पूछता है भारत के पहले डीडीएस कौन थे, तो याद रखिएगा विपिन रावत। तो आप जानते हो विपिन रावत, और जिनकी हवाई दुर्घटना में मौत हुई, तो याद रखिएगा और बहुत सदमा पहुंचा था पूरे देश को, क्योंकि इन्हें पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ मतलब पूरे सुरक्षा। चलिए, तो ये हुआ आपका। और सेकंड नंबर के आपके यही बने थे लेफ्टिनेंट जनरल अनिल कुमार चौहान। और हमें अब कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे कि वर्तमान में कौन है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। क्यों? क्योंकि प्रश्न तो पूछेगा भाई, फिर आपको पछताना हो जाएगा। तो इसलिए आपको समझना पड़ेगा कि नियुक्तियों से संबंधित प्रश्न पूछेगा। और ऐसे आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। चलिए, कौन सा राज्य 31 जनवरी से 11 फरवरी 2023 तक 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 की मेजबानी करेगा? तो 2022 में जो खेलो इंडिया यूथ गेम हुआ था वो 5वां संस्करण था। तो याद रखिएगा, हर साल खेलो इंडिया यूथ गेम होता है, तो कौन किस मेजबानी कर रहा है आपको पढ़ना पड़ेगा। तो ऑप्शन आपके पास हो जाएगा मध्य प्रदेश। ठीक है, याद रखिएगा 2023 में ही पेपर हुआ था और 23 में ही पूछा है, क्योंकि मध्य प्रदेश की भर्ती परीक्षा है कि नहीं। तो मध्य प्रदेश से संबंधित अपडेट का प्रश्न ही पूछेगा। तो जो अप टू डेट प्रश्न था, याद रखिएगा। तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा 2024 और 2025 में खेलो इंडिया यूथ गेम कहाँ पर होगा। 25 की हम बता दें बिहार में, और अब आपको बताना 24 में कहाँ पर हुआ था। 23 का तो आपको पता है, संस्करण भी याद रखिएगा 2023 में मध्य प्रदेश में 5वें नंबर का हुआ था, और हमें डेट भी दे के रखा है। 24 का कहाँ हुआ था आपको बताना, 25 का हम बता चुके हैं। चलिए, और ऐसे प्रश्न आप समझने की कोशिश करें कि लेवल क्या है प्रश्नों का। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, 44वां अंतर्राष्ट्रीय शतरंज ओलंपियाड का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो याद रखें, 44 नंबर का जो शतरंज अंतर्राष्ट्रीय स्तर का ओलंपियाड उद्घाटन पूछ रहा है, तो हमें ऑप्शन आपके पास है पादुचेरी, पुरी और इंदौर। आपका राइट आंसर होगा चेन्नई, और चेन्नई आपको पता होनी चाहिए कहाँ पर स्थित है, तमिलनाडु में। हम आपको बता दें, प्रश्नों का व्याख्या हम ज़्यादा नहीं बता रहे हैं, हम आपको सिर्फ प्रश्नों से अवगत करा रहे हैं। प्रश्न का लेवल क्या था, कितना हार्ड प्रश्न पूछा है, कितना सिंपल प्रश्न है, वह कहाँ से किस टॉपिक से प्रश्नों को उठा के दिया है, शिफ्ट बाय डे बाई आपको दिखाने का प्रयास करें, जिससे आप आइडिया लगा पाओ कि आपकी तैयारी है बेहतर है या नहीं। चलिए, और आपकी तैयारी बेहतर नहीं है, आप प्रश्नों को देख के समझ जाइएगा कि आपको पढ़ना कितना है। पीवी सिंधु ने 17 जुलाई 2022 को अपना पहला सुपर 500 खिताब जीतने के लिए किसे हराया था? याद रखें, तो ऑप्शन आपका पहला राइट हो जाएगा वांग जही ई। ठीक है, वांग जही ई। अब आप लोग कमेंट में बताइएगा जी किस देश के रहने वाली है। ठीक है, तो पीवी सिंधु ने वांग जही जही ही जही ई को हराया था। याद रखें, 2022 की प्रश्न पूछा करंट अफेयर ग्रुप में, और आपको बार बार इंतजार कर रहे हैं 2022 और 23 का ही करंट अफेयर पूछेगा। आप समझ जाइएगा, एग्जाम 2022 में नहीं हुआ था भाई, 23 में हुआ था, वो भी जैसे शुरू मंथ में है कि फरवरी महीने में। तो प्रश्न क्रमांक आप देख पा रहे 9 नंबर का, औरंगजेब ने संभाजी से लड़ने के लिए किसे भेजा था? और आपको पता होनी चाहिए कि हमें प्रश्न पूछा था कि छत्रपति शिवाजी महाराज का उत्तराधिकारी कौन था। और आपको बताऊं बार बार मैं, मुगल शासक से प्रश्न पूछेगा, मराठा सम्राट से प्रश्न पूछेगा, गुप्त सम्राट से प्रश्न पूछेगा, पूछ रहा भाई। तो औरंगजेब ने संभाजी से लड़ने के लिए किसे भेजा था? याद रखिएगा। और जो प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, ये आपको सिर्फ एमपी आबकारी में काम नहीं देगा, वहाँ तो काम देगा ही देगा। वन रक्षा, क्षेत्र जल प्रहरी, एम पुलिस कांस्टेबल, जल्द आने वाला एमपीएस सूबेदार और अदर स्टेट की जो भी जितनी भी वैकेंसी आए हैं, वहाँ आपको ऐसे प्रश्न अवश्य मिलेंगे। याद रखिएगा, एनटीपीसी जो हाल में एग्जाम होने वाला 5 जून से, और ग्रुप डी में भी आपको मिलेगा। ठीक है बच्चा, तो आप लोग सोचिएगा जो डाटा है वो सिर्फ एक भर्ती में काम नहीं देने वाला। तो आपके पास ऑप्शन होगा डी। आप देख पा रहे होंगे, मुकर्रब खान को औरंगजेब ने संभाजी के साथ लड़ने के लिए भेजा था। चलेगा, और अगला प्रश्न आपके समक्ष है, जो आपके इतिहास का प्रश्न हो, आप खुद देख पा रहे होंगे। डचों ने भारत में अपना पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया था?
और अंग्रेजों ने तो आपको पता है सूरत जो गुजरात में स्थित एक शहर है, ताप्ती नदी के तट पर स्थित है, वहाँ पर उन्होंने पहला कारखाना स्थापित किया था। अनेकों यूरोपीय कंपनी भारत पे व्यापार करने के उद्देश्य से आए थे, याद रखिएगा। तो डचों ने भारत में अपना पहला कारखाना कहाँ पर स्थापित किया था? तो आपके पास आंसर होगा मसूलीपट्टनम। ठीक है, अब आप लोग बताइएगा यह किस राज्य में स्थित है? क्यों, प्रश्न तो पूछेगा भाई, किस राज्य में स्थित है यह स्थान? तो मसूलीपट्टनम एक स्थान है और यह डचों का पहला भारत में कारखाना स्थापित करने वाला स्थान है। तो हम कमेंट बॉक्स में पूछ रहे हैं कि यह किस राज्य में स्थित है, चलिए अवश्य बताइएगा। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, 1919 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की वार्षिक बैठक कहाँ हुई थी? तो कांग्रेस यह एक अंतर्राष्ट्रीय व बहुत सबसे पुरानी पार्टी मानी जाती है और है भी, इस बात नहीं है। इससे संबंधित प्रश्न भी हमें हर चैप्टर में पूछ रहा है, कुछ भी प्रश्न पूछेगा लेकिन पूछेगा। तो हमें पूछ रहा है अधिवेशन के बारे में। तो 1919 में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बैठक हुई थी उसके बारे में पूछ रहा है कि कहाँ पर हुई थी। तो आपके पास ऑप्शन आप देख पा रहे होंगे अमृतसर में, और आप खुद को पता होनी चाहिए कि 13 अप्रैल 1919 को पंजाब के अमृतसर में जो जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, है कि नहीं? हाँ, वहीं अमृतसर की बात हो रही है। वहीं पर 1919 में कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन या बैठक संपन्न हुआ था। और जालियांवाला बाग हत्याकांड से भी प्रश्न पूछता है। और इसके पहले याद रखें, शिफ्ट बाय डे बाय देखोगे तो आपको प्रश्नों का भंडार मिल जाएगा, सब वहाँ पर आपको मिल जाएगा जालियांवाला बाग हत्याकांड। और रही बात कि हमें बहुत खुशी हो रही कि हम आपके लिए प्रयास कर पा रहे हैं कि डाटा, और आप हमें देख रहे हो। नीचे सूचीबद्ध कौन सा कर केंद्र सरकार द्वारा नहीं लगाया जाता? तो याद रखिएगा, हमें पूछ रहा है नीचे जो ऑप्शन में 4 कर दिए हुए हैं वह केंद्र सरकार द्वारा नहीं लगाया जाता। तो आप ऑप्शन देख पा रहे होंगे ए बी। तो आपके पास होगा भू राजस्व, यह कर केंद्र सरकार नहीं लगाती, यह कर कौन लगाएगा? राज्य सरकार। क्योंकि आपको पता होनी चाहिए कर दो प्रकार के होते हैं, प्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर। उसके बाद भी जैसे आपने सुना होगा कि संविधान में 12 सूचियां हैं, 12 में एक 7 नंबर का सूची है जिसमें हम बोलते हैं सूचियों को बंटवारा। जैसे संघ सूची आप सुनोगे, फिर राज्य सूची होती है, फिर समवर्ती सूची होती है। तो संघ सूची में सिर्फ संघ मतलब केंद्र सरकार ही कर टैक्स लगा सकती है, और राज्य सूची में जितने भी कर होंगे वो राज्य सरकार लगाएगी, और समवर्ती में क्या होता है, दोनों मिलकर कर लगाते हैं। तो भू राजस्व एक ऐसा कर है जो केंद्र सरकार न लगाकर राज्य सरकार द्वारा लगाया जाता है। तो आप सोच लीजिएगा प्रश्न कहाँ से पूछा है। चलिए अगला प्रश्न आपके समक्ष है, 2021-22 में तृतीयक क्षेत्र द्वारा सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत साझा किया जाता? और तृतीयक क्षेत्र में रखिएगा सेवा क्षेत्र आते हैं, जैसे आप तो जानते होंगे शिक्षा आएगा, है कि नहीं, आपके स्वास्थ्य सुविधाएं आएंगे, मतलब सेवा, जो भी संस्था या जो भी क्षेत्र सेवा प्रदान करे उसे हम तृतीयक क्षेत्र कहते हैं। अस्पताल, शिक्षा, है कि नहीं, ये आपके क्या होंगे, स्कूल, विद्यालय आपके तृतीयक क्षेत्र कहलाते हैं। तो हमें पूछ रहा है सकल घरेलू उत्पाद जिसे हम जीडीपी कहते हैं, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में कितना हिस्सा था तृतीय स्थान का, ये पूछ रहा, याद रखें। तो ऑप्शन आपके पास होगा डी राइट, 53%। याद रखिएगा सकल घरेलू उत्पाद में सबसे ज़्यादा योगदान तीसरा या तृतीयक क्षेत्र का ही होता है, जिसे हम सेवा क्षेत्र के नाम से जानते हैं, याद रखिएगा। और प्रश्न बनता है सबसे ज़्यादा क्षेत्र किसका योगदान होता है जीडीपी में? तो याद रखिएगा इसी का नाम आएगा। और आप देख भी पा रहे होंगे 53% अकेला, बाकी पहला क्षेत्र दूसरा क्षेत्र दोनों को मिलाओगे तो बाकी शेष वाला परसेंट आएगा। और अगला प्रश्न आपके समक्ष है 14 नंबर का, 14 2022 में एफडीआई प्राप्तकर्ता के रूप में भारत का रैंक क्या है? इस प्रकार से हमें रैंक कर भी प्रश्न पूछ रहा है, याद रखिएगा। तो याद रखें 2022 में जो एफडीआई प्राप्तकर्ता के रूप में भारत का जो रैंक है वो आपका रहेगा 5वीं। तो वर्तमान जो भी सूचकांक हैं उनमें भारत का रैंक क्या है, इस प्रकार से आपको पढ़ना पड़ेगा। तो अगला प्रश्न आपकी ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न आप देख पा रहे होंगे
15 नंबर का प्रश्न कहता है विधानसभा में सीटों की अधिकतम संख्या 500 और न्यूनतम 60 है। हाँ, 60 से कम नहीं होनी चाहिए। याद रखें, जो उस जनसंख्या के आधार पर तय होती है, ये सीटें वर्तमान में 1971 की गणना के आधार पर तय होती है। कब तक ऐसे ही रहेगी? मतलब आप कह सकते हैं जो परिसीमन आयोग है उसकी बात कर रहा है, तो याद रखें 2026 तक जो कम से कम 60 और अधिकतम 500 सीटें हो सकती है। और वैसे तो आप पता होनी चाहिए किसकी बात हो रहा भाई, कम से कम 60 और अधिकतम 500 सीटें हो सकती हैं, 500 से ज़्यादा नहीं होंगी विधानसभा की। और विधान परिषद भी होता, याद रखिएगा विधान परिषद। विधान परिषद जिसे हम राज्य का उच्च सदन और इसे निम्न सदन कहते हैं, जो स्थायी होता है जो अस्थायी होता है। और अधिकांश पूरे भारत में राज्यों में विधानसभा है, ना कि विधान परिषद। विधान परिषद कम से कम मेरे ख्याल से 7 या 8 राज्यों में ही है लागू। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कहाँ कहाँ पर लागू है। और हमें पूछ रहा विधानसभा, तो विधानसभा की बात करें अधिकतम संख्या 500 होगी और कम से कम 60, ये परिसीमन है। जी आप याद रखिएगा सन 1971 के तहत यह निर्णय लिया गया है। 2026 तक इसमें बदलाव नहीं किया जा सकता। 2026 तक यही परिसीमन रहेगा। जी आपका संविधान का प्रश्न रहा है कि नहीं। 2026 के बाद शायद निर्णय हो जाए कि संख्या बढ़े, घटने का चांस तो नहीं है, बढ़ने का ही चांस सीटों का, लेकिन नहीं बढ़ सकता, ये परिसीमन है 2026 तक। षोडशिंग समिति द्वारा अनुशंसित किस कर्तव्य को संविधान में मौलिक कर्तव्य के रूप में शामिल नहीं किया गया था? तो हमें पूछ रहा है कि जो सरदार षोडशिंग समिति है, जिन्होंने 42वां संविधान 1978 में क्या किया था, 8 मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा था, जो हमारे रूस देश के संविधान से लाया गया, जिसकी राजधानी आप पता चाहिए क्या है, राजधानी मास्को है, ठीक है। और यहाँ पर हमें पूछ रहा है कि कौन सा मौलिक कर्तव्य के रूप में शामिल नहीं किया गया, तो आपका आंसर ऑप्शन राइट हो जाएगा, कर का भुगतान करने की बाध्यता। ठीक है, कर का भुगतान करने की बाध्यता आपको नहीं है, आप कर का भुगतान आराम से कर सकते हैं, लेकिन करना तो पड़ेगा भाई, है कि नहीं। तो बाकी ऑप्शन हिंसा का त्याग, देश की रक्षा करें, प्राकृतिक प्रौढ़ को संरक्षित करना, ये सब मौलिक कर्तव्य में शामिल है। ऑप्शन ए नहीं है, जो क्या है, कर का भुगतान करने की बाध्यता। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आप देख पाएंगे, शिफ्ट वही है, तारीख वही है। अगर आपको लगता है कि आप हम प्रश्न गड़बड़ तो नहीं दिखा रहे, तो आप लोग क्रॉस वेरीफाई भी शिफ्ट व तारीख के साथ कर सकते हो। आपके पास पीडीएफ होगा 2023 भर्ती का, उसके बाद एग्जाम हुआ नहीं, 25 में हो रहा है। लाइसेज फेयर अर्थव्यवस्था खालिस्तान का दूसरा नाम है। तो लाइसेज फेयर अर्थव्यवस्था खालिस्तान का दूसरा नाम है, तो याद रखिएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। ये आपका इकोनॉमिक्स का प्रश्न हुआ। पहले आप जो पैटर्न चल रहा है, किस प्रकार से पहले प्रश्न आएगा, उसके बाद करंट अफेयर, फिर संविधान, जो भी इतिहास, संविधान, अर्थशास्त्र, भूगोल, तो वही पैटर्न पूरा फॉलो कर रहा है। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था आपका राइट आंसर होगा। तो लाइस से जो फेयर अर्थव्यवस्था, जिसे हम पूंजीवाद अर्थव्यवस्था के नाम से भी जानते हैं, तो ये आपका इकोनॉमी का प्रश्न रहा। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे कि हमें यहाँ पर प्रश्न पूछ रहा है माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स शब्दों का निर्माण किसने किया था। तो हमें पूछ रहा है जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है और मैक्रो इकोनॉमिक्स है, दो शब्द हैं, इनको किसने गढ़ा था या पहली बार किसने प्रयोग किया था, ये पूछ रहा है। तो आपका ऑप्शन थर्ड राइट रहेगा, रैगनर फ्रिश। ठीक है, तो रैगनर फ्रिश एक अर्थशास्त्री व्यक्ति हैं, जिन्होंने माइक्रो क्या इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स शब्द को गढ़ा था या पहली बार प्रयोग किया था। और अगला प्रश्न पर बढ़ते हैं, लास्ट तक देखना भूलें, 20 तक जाएगा प्रश्न का भंडार। और यहाँ पर पूछ रहा भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार निम्नलिखित में से किस देश से उधार लाया गया। देखिएगा अभी मैंने आपको बताया था मौलिक कर्तव्य के बारे में, जस्ट प्रश्न आ भी गया। तो आप प्रश्नों को लेवल समझिएगा, किस प्रश्न का क्या लेवल है, किस टॉपिक से पूछ रहा है, कितने प्रश्न पूछ रहा है, आप लोग समझ गए ना, तो समझ जाएगा आपको पेपर पढ़ने वाला है।
क्योंकि 23 का प्रश्न पत्र जरूर देखिएगा बनाने वाला 2025 में, जो जुलाई में स्टार्ट एग्जाम होने वाला है। समझ गए बच्चा? चलिए, हमें उम्मीद है कि आप हमें देख रहे, फॉलो कर रहे, पढ़ रहे हो तो बढ़िया देखिएगा विद्यार्थियों, और आप टॉपिक उठा के पढ़ लीजिएगा। अभी हमारे पास पूरा मई तो खत्म होने वाला माना जाए, 5-6 दिन बचे हैं आपके पास, पूरा जून बचा है। तो याद रखिएगा, ऑप्शन आपका पहला राइट हो जाए, बिल ऑफ राइट यूएसए, मतलब आप कह सकते हैं यूएसए, संयुक्त राज्य अमीरात, जिसे हम क्या बोलते हैं, अमेरिका। और राजधानी, राजधानी तो आप पता होना चाहिए, वाशिंगटन डीसी राजधानी है। यहाँ से आपने मौलिक अधिकार को लाया है, और मौलिक कर्तव्य आपने रूस से लाया, जिसको मैंने बताया है कि नहीं? तो यूएसए से आपने लाया है क्या, मौलिक अधिकार। और जस्ट मैं इसके पहले ही बताया था, तो समझ जाइएगा, संविधान की स्रोत हमें पूछ रहा है। कानून के समक्ष समानता ब्रिटेन से लाया गया, और आप पढ़ लीजिएगा अपने हिसाब से टॉपिक पूरा उठा के। संविधान के स्रोत, भारत में नवपाषाण युग के दौरान लोगों द्वारा किस धातु का उपयोग किया जाता था? तो नवपाषाण की बात कर रहा है, तो याद रखिएगा ऑप्शन आपके पास ए बी, आपका राइट होगा कॉपर। ठीक है, तो याद रखें कॉपर का उपयोग किया जाता था नवपाषाण के प्रारंभ में। तो यहाँ पर हमारा प्रश्न खत्म होता है, और नेक्स्ट प्रश्न आपको मिलेगा भाई किस चीज़ का, साइंस का। तो इस प्रकार से हमने इस वीडियो के माध्यम से आपको प्रयास किया है सही, सटीक और अप टू डेट प्रश्नों के माध्यम से, जो आपको एग्जाम में सफलता दिलाने में आपका योगदान देने वाले हैं। आपको बता दें 100% गारंटी देते हैं कि आपको पेपर में सहयोग होगा। क्यों? यही लेवल रहने वाला है। अगर आप पिछली ईयर के प्रश्न नहीं देखे तो फिर कुछ नहीं देखे, आपको पछताना होगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। थैंक फॉर वॉचिंग, और बस पढ़ते रहो, हम आपके साथ हैं, सही जानकारी देंगे विश्वास के साथ। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट करें। वीडियो कैसा लग रहा है, और जानकारी आपके लिए 100% सही है, बार बार कहना पड़ रहा है। इन चीज़ों को उठा कर आप टॉपिक को पढ़ लीजिए, 1 महीने आपके आराम से नंबर इंक्रीज होंगे, याद रखिएगा। बिना पीवाई के प्रश्न और मॉक टेस्ट आप सफल नहीं हो सकते। तो पीवाई के प्रश्नों को पढ़ते रहो, और डिटेल भी पढ़ते रहो, और मॉक टेस्ट भी लगाते रहो, याद रखना। मॉक टेस्ट लगाने से आपको समय व प्रश्नों का लेवल समझ में आएगा। चलिए, मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। थैंक फॉर वॉचिंग, और सब्सक्राइब तो अवश्य कीजिएगा विद्यार्थियों, बड़ी मेहनत लगती है वीडियो बनाने समझाने में, हमें सहयोग चाहिए। और आपको बताते बड़ी खुशी हो रही है, मुझसे 5 और 10 विद्यार्थी पर डे जुड़ रहे हैं। मुझे लगता है कि शायद मैं कुछ बेहतर कर पा रहा हूँ विद्यार्थियों के लिए, इससे जुड़ पा रहे हूँ। बस मैं ऐसे ही आपके लिए काम करता रहूँगा, आप बस मुझे सपोर्ट करते रहिएगा। आप नहीं देख रहे हो, आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थी को बताएं, वो देख कर पढ़ सके कि प्रश्न का लेवल क्या है। उसे नहीं पता तो आप हमारे माध्यम से अवगत तो करा सकते हो कम से कम। चलिए, इतना तो काम कीजिएगा, आप नहीं आपके सहपाठी पढ़ें, और हो सके वो इन वीडियो के माध्यम से कुछ ना कुछ सीख कर बेहतर कर पाएगा।